हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। टुडेज वी हैव द टॉपिक केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। तो हम अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर के बारे में जानेंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट की किस तरीके से हमको केयर करनी होती है, कौन कौन सी जो केयर होती है वो हमको करना होता है, अनकॉन्शियसनेस क्या है और कौन कौन सी टाइप का आपका अनकॉन्शियसनेस होती है और क्या क्या केयर की उसको हमको रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में आज के इस पर्टिकुलर पीपीटी में हम बात करेंगे। सो चलिए थोड़ा सा पीपीटी की तरफ हम देख लेते हैं। केयर ऑफ Caring for an unconscious patient necessitates specialized knowledge and skill to ensure their safety and well-being. Alright, caring for an unconscious patient necessitates specialized knowledge and skill to ensure their safety and well-being. जो आपके पेशेंट होते हैं, पेशेंट आपका अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट की आपको केयर करना, अनकॉन्शियस पेशेंट की इट इज़ नेसेसरी होता है, स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए एंड जिसमें हम पेशेंट का सेफ्टी एंड वेलबींग के लिए पेशेंट की हम केयर करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम कवर करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इन्वॉल्व द केयर ऑफ पेशेंट सच एज इफेक्टिव असेसमेंट टेक्निक एंड एसेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन। टू अंडरस्टैंडिंग दिस aspect, it is crucial for healthcare professional tasked with the managing the complexities associated with unconscious individuals. Alright, so these are the unconscious care, these are the care of unconscious patient। unconscious patient की ये सारी केयर होती हैं जो कि हमको फॉलो करना होता है। इसके अंदर आपका हमारी स्पेशलाइज नॉलेज, हमारा स्पेशलाइज स्किल को यूज़ करके पेशेंट के वेलबींग को एंड सेफ्टी को हम इसमें ओवरऑल उससे फंडामेंटली जो प्रिंसिपल का यूज़ करके उसकी पेशेंट की केयर करते हैं। पेशेंट को हमारे वेलबींग में पेशेंट को अच्छा इफेक्टिव मैनेज करके पेशेंट की वेलबींग के लिए, पेशेंट की केयर के लिए दिस इज दी क्रूशियल होता है, इफेक्टिव होता है हमारा पेशेंट के डायग्नोज करने के लिए पेशेंट को। अब अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग अनकॉन्शियसनेस डेफिनेशन है अनकॉन्शियसनेस इज द स्टेट वेयर अ पर्सन इज अनरिस्पॉन्सिव एंड कैन नॉट बी अवेकन। करेक्ट। सो अनकॉन्शियसनेस वो होती है इसमें पर्सन आपका अनकॉन्शियस होता है, पेशेंट आपका कॉन्शियस नहीं होता है। वेयर पर्सन इज अनरिस्पॉन्सिव, पर्सन यहाँ पर आपका अनरिस्पॉन्सिव होता है और कैन नॉट बी अवेकन, और वह अवेकन नहीं होता है, पेशेंट आपका अनकॉन्शियस होता है। एंड सेकंड है कॉमन कॉजेस। अब इसके कॉमन कॉजेस क्या क्या होते हैं, सो कॉमन कॉजेस इंक्लूड हेड इंजुरीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड इंटॉक्सिकेशन। राइट। सो इसके कॉमन कॉजेस क्या क्या होते हैं, आपके कॉमन कॉजेस आपके होना इंक्लूड हेड इंजुरीज, हेड इंजुरीज की वजह से हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, इंटॉक्सिकेशन की वजह से आपको हो सकता है। तो दिस आर दी कॉमन कॉजेस टाइप ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस के आपके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, सो डिफरेंट टाइप इंक्लूड कॉमा वेजिटेटिव स्टेट एंड मिनिमली कॉन्शियस स्टेट। टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस आपका इंक्लूड कॉमा होना, वेजिटेटिव स्टेट होना, सेमी कॉन्शियस होना, मिनिमली कॉन्शियस स्टेट होना, ऑलराइट, और कंप्लीटली अनकॉन्शियस होना। सो दिस आर दी टाइप ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ये अनकॉन्शियसनेस के आपके टाइप हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट आपको क्या क्या करना होता है, फर्स्ट आपका वाइटल साइन मॉनिटरिंग, यू हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइन। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन इट इज एसेंशियल फॉर डिटेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग चेंजेस। रेगुलरली वाइटल साइन को हम मॉनिटर करेंगे तो इससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसका वाइटल स्टेटस कैसा है, इट्स अफेक्ट तो नहीं हो रहा है, वाइटल स्टेटस उसका लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं हो रहा है। इसेंशियली हम इसमें फाइंड आउट कर पाएंगे और जिसकी मदद से हम उसमें डिटेक्ट को हम चेंजेस को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। गुड इट। सेकेंड आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इट इज द क्रूशियल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट थ्रो न्यूरोलॉजिकल एग्जाम। ये न्यूरोलॉजिकल एग्जाम को हम कंडक्ट करते हैं थ्रो अ न्यूरोलॉजिकल एग्जाम यूजिंग द ग्लासगो कॉमा स्केल। इसमें जीसीएस स्केल का हम यूज़ करते हैं, कंडक्ट करते हैं हम न्यूरोलॉजिकल एग्जाम को ग्लासगो कॉमा स्केल के थ्रू, और हम मेज़र करते हैं। इसमें 1 से लेकर के 15 तक मार्किंग होती है। इसमें रिस्पॉन्स का हो गया आपका, उसको हम चेक करते हैं, आपका वर्बल हो गया, आपका नॉन वर्बल रिस्पॉन्स हो गया, आपका आई मूवमेंट हो गया, राइट, आपका सेंसेशन हो गया, एक्सेट्रा। आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए ग्लासगो कॉमा स्केल होता है जो कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जनरली हम फॉलो करते हैं। थर्ड वन है प्यूपिल्स रिस्पॉन्स। प्यूपिल रिस्पॉन्स assess pupil size and reactivity for the sign of neurological damage or drug effect। Correct।
सो पीपल रिस्पॉन्स में क्या होता है, हम असेस करते हैं पीपल के साइज को एंड रिएक्टिविटी को फॉर साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज और ड्रग अफेक्ट, राइट। सो न्यूरोलॉजिकल में हम असेस करते हैं पीपल के साइज को, रिएक्टिविटी को, कितना रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, और न्यूरोलॉजिकल डैमेज और ड्रग इफेक्ट, न्यूरोलॉजिकल क्या इसमें डैमेज है, ड्रग का क्या इफेक्ट है, उसको हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। एयरवे मैनेजमेंट, नेक्स्ट आपका एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे मैनेजमेंट में हम इंश्योर करते हैं पेशेंट के एयरवे पेटेंसी को, पेशेंट प्रॉपर तरीके से ब्रीथ ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, उसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उसका इसमें हमको मॉनिटर करना होता है। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, मेंटेनिंग अ क्लियर एयरवे, इट इज द वाइटल यूज हेड टिल चिन लिफ्ट और जो हर्स मैन्यूवर, राइट। तो इसमें किस तरीके से करते हैं, उसका एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, एयरवे उसका क्लियर होना चाहिए, मेंटेनिंग अ क्लियर एयरवे, दिस इज द वाइटल, दिस इज द इम्पोर्टेंट होता है, ताकि पेशेंट प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सेल कर पाए, एयर को इनहेल और एक्सेल कर पाए। जिसमें हम यूज़ करते हैं हेड टिल्ट, जिसमें हम चिन को क्या करते हैं, उसको टिल्ट करते हैं, चिन को लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, और जो को हम थ्रस्ट करते हैं, ओपन करते हैं, जिसको मैन्यूवर बोला जाता है, जो थ्रस्ट मैन्यूवर। तो उस तरीके से हम इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ होता है दिस इज द सक्शनिंग, एयरवे को क्लियर करने के लिए पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट को आपका कफ कोल्ड होता है, पेशेंट को कफ आना, कोल्ड होना, ये उसको ज़्यादा होता है। तो इनको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कफ को रिलीज करने के लिए, कफ को बाहर निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सक्शनिंग करते हैं, तो सक्शनिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट यूज प्रोसीजर होती है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, राइट। So suctioning may be required to the clear secretion and prevent aspiration. एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सिक्रेशन को क्लियर करने के लिए, कफ को क्लियर करने के लिए हम सक्शनिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका पोजिशनिंग द प्लेस इन द रिकवरी पोजिशन टू फैसिलिटेट ड्रेनेज एंड मिनिमम एस्पिरेशन रिस्क। पेशेंट को प्लेस करना इन रिकवरी पोजीशन में टू फैसिलिटेट ड्रेनेज, ताकि उसका ड्रेनेज प्रॉपर हो एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, जो एस्पिरेशन की रिस्क है वो मिनिमाइज हो, वो कम हो, राइट। सो पोजीशनिंग, प्रॉपर तरीके से पेशेंट को पोजीशन करना, प्लेस द पेशेंट का एयरवे को प्रॉपर तरीके से प्लेस करना, पोजीशन टू फैसिलिटेट ड्रेनेज को फैसिलिटेट करना एंड मिनिमाइज करना एस्पिरेशन के रिस्क को। सो दिस आर दी पोजिशनिंग, जिस तरीके से हम पेशेंट को पोजिशनिंग करते हैं, प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए ताकि उसका रिकवरी जल्दी से हो, रिकवरी उसकी फैसिलिटेट हो, ड्रेनेज उसका प्रॉपर हो और मिनिमाइज रिस्क हो उसको एस्पिरेशन की। तो जनरली हम यूजुअली पेशेंट को हम सिटिंग पोजीशन में और फॉलर पोजीशन में, सेमी फॉलर पोजीशन में रखते हैं, रेदर देन कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखना या फिर लेटरल पोजीशन में रखना, ऑलराइट। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सो शैल आई मूव, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज द मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट। फर्स्ट इज द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, सेकंड इज इंट्रावेनस असिस्ट और थर्ड इज द न्यूट्रिशनल सपोर्ट, राइट। So you have to monitor and support patient properly, so they will be recover as soon as possible, or their recovery journey is fast and quickly, alright. So continuous monitoring, you have to continuous monitoring of the patient condition, it is essential, including neurological status and vital sign to detect any deterioration promptly, alright. So continuous monitoring means continuous monitoring of the patient condition, patient की condition को continuously monitor करना, एंड इट इज़ इसेंशियल, ये इसेंशियल होती हैं आपकी, इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, आपका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटरिंग करना, वाइटल साइन को मॉनिटरिंग करना टू डिटेक्ट एनी डिटेरियोरेशन। इसके अलावा भी कोई एनी डिटेरियोरेशन हो रहा है तो उसको अच्छे तरीके से उसको डिटेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना, ट्रीटमेंट को प्लान को टेलर करना, ऑलराइट। So continuously monitoring, you have to continuously monitor patient का health condition, this is the essential, including chronology, neurological status हो गया, ग्लासको कोमा स्केल हो गया, वाइटल साइन हो गया, उसका ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, राइट, हार्ट रेट हो गया, पल्स हो गया, एक्सेट्रा, जितना भी वाइटल साइन है अच्छे तरीके से मॉनिटर करना
और उसके प्रोग्नोसिस को चेक करना, राइट। उसका प्रोग्नोसिस हो रहा है या फिर पेशेंट डिटेरियोरेट हो रहा है, उसको आसानी से ट्रैक करना, उसको चेक करना। सेकेंड वन इज द इंट्रावीनस असिस्ट, establishing IVSs for medication administration and fluid resuscitation. It is crucial, particularly in the patient at risk of shock or dehydration. Alright. So establishing IV assist for the medication, IVSS को आपका इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिशिंग IVSS फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, एंड IV फ्लूइड आपका रिससिटेशन के लिए, इट इज़ द क्रिटिकल, रिससिटेशन इज क्रिटिकल, पार्टिकुलरली इन द पेशेंट एट रिस्क ऑफ शॉक और डिहाइड्रेशन। ऐसे पेशेंट जिनमें आपका शॉक का, डिहाइड्रेशन का आपका रिस्क ज़्यादा है, उनमें ये मैंडेटरी होता है, क्रिटिकल होता है आपके आईवी फ्लूइड को, आपके डिहाइड्रेशन को मैनेज करना, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट करना, फ्लूइड को आपका रिससिटेट करना, और मेडिकेशन देने के लिए भी आपका आईवी जो एसिस है वो भी आपका इम्पोर्टेंट होता है टू इस्टेब्लिशिंग असिस्ट फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आईवी फ्लूइड के लिए। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन है आपका न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में आप पेशेंट को क्या क्या सपोर्ट देंगे? सो न्यूट्रिशनल सपोर्ट में आपका आता है असिस्ट न्यूट्रिशनल नीड एंड कंसिडर सेंट्रल फीडिंग इफ द पेशेंट कैन नॉट कंज्यूम फूड ओरली, एंश्योरिंग दे रिसीव एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू प्रमोट रिकवरी। राइट, सो पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है तो ऑब्वियसली बात है कि पेशेंट आपका ओरली तो इनटेक नहीं ले सकता है, राइट। पेशेंट आपका ओरली इनटेक नहीं ले सकता है, पेशेंट आर नॉट कैपेबल, पेशेंट आर नॉट एबल टू इनटेक इटसेल्फ और ओरली, राइट। सो वो मैस्टिकेट करके ओरली नहीं ले सकता है, वहाँ पर हमको नीड होती है पेशेंट को फीडिंग ट्यूब इंसर्ट करने की, एटर्नल उसको फीडिंग देने की, आईवी फीडिंग देने की, और पेशेंट कैन नॉट कंज्यूम फूड ओरली, जिसमें हम पेशेंट को एनजी ट्यूब, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, फीडिंग ट्यूब के थ्रू एडिक्वेट न्यूट्रिशनल देते हैं। इसके अलावा हम उसे इटरनल न्यूट्रिशनल भी आईवी के थ्रू भी हम उसे न्यूट्रिशनल देते हैं। सो ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट की, पेशेंट के फूड को, न्यूट्रिशनल को मैनेज करना, इंट्रावीनस आईवी को असिस्ट करना, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, उसकी प्रोग्नोसिस को, डिटेरियोरेशन को, रिकवरी को, वाइटल साइन को, हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करना, पेशेंट के आईवी को एस्टेब्लिश करना, प्रॉपर पेशेंट को मेडिकेशन देना आईवी फ्लूइड के साथ, जो भी मेडिकेशन है वो तो आईवी फ्लूइड के साथ देते ही देते हैं। इसके अलावा भी पेशेंट को आपको पेशेंट को हाइड्रेट करने के लिए, पेशेंट को आपका फ्लूइड को रिससिटेट करने के लिए, दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल होता है। आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे आपकी शॉक है, डिहाइड्रेशन है, तो उनमें पेशेंट के वापस से रिस्टोर करना उसके आईवी को, इंट्रावीनस फ्लूइड को। न्यूट्रिशनल आपका पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा है, इनकॉन्शियस है, तो फीडिंग ट्यूब के थ्रू से प्रॉपरली न्यूट्रिशन देना, इटरनल न्यूट्रिशन देना, और जो भी फीड है उसको टाइम टू टाइम प्रॉपरली कवर करते रहना। इट इज़ द नेसेसरी होता है आपका न्यूट्रिशन आपकी हेल्थ की रिकवरी के लिए। नेक्स्ट, स्किन केयर एंड प्रिवेंशन। अब अनकॉन्शियस पेशेंट में वो इट सेल्फ खुद से, तो उसकी जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, आपका हाइजीन हो गया, केयर हो गया, तो वो खुद से नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट की स्किन केयर भी, ओवरऑल पेशेंट को हमको केयर करनी होती है, जिसमें फर्स्ट जो आता है वो हमारा पोजिशनिंग हो गया, हमारा स्किन केयर हो गया, ताकि पेशेंट को बेड सोर्स अल्सर ना हो, राइट। तो फर्स्ट क्या है आपका प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट मेजर टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर बाय रेगुलरली रीपोजिशनिंग द पेशेंट एंड यूजिंग प्रेशर रिलीविंग डिवाइस। ऑलराइट, सो प्रेशर अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं हम मेजर्स को, ऐसे हम सेफ्टी मेजर का यूज़ करते हैं, जो कि हम पेशेंट को कंफर्ट डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिससे कि पेशेंट को अल्सर से हम प्रिवेंट करना कर पाएँ। पेशेंट को हम हर 3 आवर्स में रिकरेंट हम पेशेंट की जो है रेगुलरली रिपोजिशनिंग करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, और जो भी हमारे प्रेशर रिलीविंग डिवाइस है, जो भी हमारे कंफर्ट डिवाइस है, हम उनका यूज़ करते हैं, लाइक आपका फ्लो हो गया, आपका फ्यूजन्स हो गया, राइट।
आपका ब्रेस हो गया एक्सेट्रा, तो इनका हम यूज़ करते हैं। रेस्ट हो गया आपका, फुट रेस्ट हो गया, नी रेस्ट हो गया आपका, ईयरबड हो गया, ऑलराइट। तो इस तरीके के जो कि आपको प्रेशर्स को आपको रिड्यूस करते हैं, प्रेशर की रिस्क को, प्रेशर अल्सर की रिस्क को रिड्यूस करते हैं, ऐसे डिवाइस को हम यूजुअली यूज़ करते हैं। गुड। सेकेंड वन इज दी स्किन हाइजीन। स्किन हाइजीन को आपको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन स्किन हाइजीन बाय कीपिंग द स्किन क्लीन एंड ड्राई। और तो स्किन हाइजीन को हम मेंटेन करते हैं बाय कीपिंग द स्किन क्लीन एंड ड्राई। स्किन को ड्राई एंड क्लीन रखने के लिए हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइज टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। पेशेंट की स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं टू ब्रेकडाउन होने से प्रिवेंट करने के लिए, स्पेशली इन मूवेबल पेशेंट, इनकेस आपका पेशेंट इमूवेबल है उस कंडीशन में। मेंटेन स्किन हाइजीन, स्किन के हाइजीन को मेंटेन करना, पेशेंट को प्रॉपर केयर देना, स्किन को नीट एंड क्लीन एंड ड्राई रखना, एंड यूजिंग मॉइस्चराइजर। ऐसे पेशेंट को जिसको नेसेसरी है उसको मॉइस्चराइजेशन का यूज़ करना, बिकॉज आप स्किन का ब्रेकडाउन ना हो, स्पेशली इन इमूवेबल पेशेंट में हम यूज़ करते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो ऑब्वियसली बात है ही और सी कैन नॉट एबल टू मूव, ऑलराइट। तो ऐसे पेशेंट में हम यूज़ करते हैं, इट इज ऑल्सो नेसेसरी होता है। नेक्स्ट आपका स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, रेगुलरली इंस्पेक्ट दी स्किन साइन फॉर ब्रेकडाउन इन्फेक्शन। उसकी स्किन में कोई आप ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है, टिश्यू का, सेल्स का, वहाँ पर इन्फेक्शन तो कॉज नहीं हो रहा है। यदि कोई इन्फेक्शन है तो एड्रेसिंग द कंसर्न प्रॉम्प्टली टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। जो भी कंसर्न है, जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना, उसको ट्रीट करना। एड्रेस मीन्स उसको ट्रीट करना, जो भी कंसर्न है, जो भी प्रॉब्लम, उसको प्रॉम्प्टली अच्छे तरीके से ट्रीट करना, ताकि हम फर्दर होने वाले कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर पाएँ और पेशेंट को कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से वो बच जाए, उसे फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला है हमारा कम्युनिकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। कम्युनिकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट, फर्स्ट इज द फैमिली इन्वॉल्वमेंट, सेकंड इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड इज द डॉक्यूमेंटिंग केयर, ऑलराइट। So these are the communication and emotional support you have to give. Communicational, you have to give the emotional support as well as. सो फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इसमें क्या रोल होना चाहिए कि फैमिली मेम्बर इन्फॉर्म अबाउट द पेशेंट कंडीशन एंड केयर प्लान। जो भी आप पेशेंट की कंडीशन है, आप उसको एक्चुअल ऑथेंटिक वे में आप पेशेंट के रिलेटिव को, उनके फैमिली मेम्बर को आप अच्छे तरीके से इन्वॉल्व, उनको आप इन्फॉर्म कर दें, उनको आप बता दें उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किस और उसमें क्या क्या रिस्क हो सकती है, क्या क्या उसका बेनिफिट हो सकता है, कितना उसमें आपको टाइम लग सकता है पेशेंट को कंडीशन को रिकवर होने के लिए। तो उसके जो भी आपके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, उनके बारे में पेशेंट को आपको रिस्क के बारे में और प्रोग्नोसिस के बारे में, दोनों के बारे में पेशेंट को आपको बताना। जो भी आपका ट्रीटमेंट प्लान है, जो भी पेशेंट पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार वो पेशेंट के रिलेटिव को आप पूछ लें। उनको परमिशन लेने के बाद आपका मीन्स आपका व्हाट कैन आई से, कंसर्न साइन लेने के बाद ही आप उनका आगे, कंसर्न साइन लेने के बाद ही आगे कोई भी प्रोसीजर को आप फर्दर प्रोसीड करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यूज टेक्निक लाइक जेंटल टच और सूथिंग वॉइस टू कनेक्ट विद द पेशेंट, राइट। सो आपको यूज टेक्निक लाइक जेंटल टच, पेशेंट को आप अच्छी तरीके से उसके ऊपर हाथ रख दें, सर पे, उसके कंधे पे, ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो, उसको आप मोटिवेट करें। जैसे हम लोगों को शाबाशी देते हैं तो उससे उसको अच्छा फील होता है। आपकी जो वॉइस है वो सूथिंग वॉइस होना चाहिए, उसको वॉइस जो आप उसको प्यार से बात करना है, ताकि पेशेंट आपके साथ कनेक्ट कर पाए, स्मूथली उससे कम्युनिकेट करना है। ज़्यादा आपकी वॉइस में इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि किसी को, पेशेंट को आपका हर्ट फील हो, राइट। डॉक्यूमेंटिंग केयर, पेशेंट को डॉक्यूमेंटिंग करना, प्रॉपर पेशेंट की केयर करना, मेंटेनिंग अक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट केयर एंड एनी चेंज इन द कंडीशन, राइट। तो डॉक्यूमेंट करना पेशेंट के केयर को, मेंटेन करना आपका एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट केयर एंड एनी चेंजेस, कोई चेंजेस है तो उसको भी रिकॉर्ड करना, पेशेंट की कंडीशन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, एक्यूरेटली मॉनिटर करना पेशेंट की केयर को, सॉरी।
नेक्स्ट है एंड लाइफ केयर। एंड लाइफ केयर, इट द पेशेंट इज टर्मिनली इल होता है, टर्मिनली एंड स्टेज पर होता है, तो उस समय वो क्या करनी चाहिए, discuss and implement advanced care directive if applicable, respecting the patient wishes regarding life support and resuscitation effort। करेक्ट, पेशेंट को डिस्कस करना, इम्प्लीमेंट करना एडवांस केयर डायरेक्टिव को, इफ एप्लीकेबल, इन केस एप्लीकेबल है, और पेशेंट के जो रिलेटिव है या पेशेंट की विश है रिगार्डिंग दी सपोर्टिव एंड रिससिटेशन, मतलब कि पेशेंट आपका टर्मिनली इल स्टेज पर है और उनके रिलेटिव आपको परमिट कर रहे हैं, एप्लीकेबल कर रहे हैं कि आप रिससिटेट कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आपको एडवांस इम्प्लीमेंटेशन की, आपको केयर डायरेक्टिव की, वो आप दे सकते हैं, तो इन केस आप डेफिनेटली यू विल डू दैट। इसके अलावा आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यू हैव टू कोलैबोरेट विद अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। आपको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ आपको कोलैबोरेट करना, इंक्लूडिंग आपका फिजिशियन हो गया, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, डाइटिशियंस हो गए, टू प्रोवाइड कंपेरिहेंसिव एंड टेलर टू दी पेशेंट नीड, एज पर पेशेंट की नीड को जो भी है उसको प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना, और एज पर पेशेंट की नीड आपको डॉक्टर के साथ, आपको फिजिशियन के साथ, आपको फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, डाइटिशियन के साथ, सबको एक कोलाबरेट सबकी जो कोलाबरेटिव अप्रोच में पेशेंट को कंपेरिहेंसिव ट्रीट देना, पेशेंट की नीड को फुलफिल करना, इंडिविजुअलाइज नीड के अकॉर्डिंग आपको कनेक्ट करना। थर्ड वन इज द इथिकल कंसिडरेशन, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पेशेंट केयर। Consider ethical implication of care decision, including the patient quality of life and potential outcome, ensuring that care align with ethical standard and legal requirement। Alright, सो इथिकल कंसिडरेशन क्या होता है, इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ केयर डिसीजन, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, जो भी हम पेशेंट के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीकेशन कर रहे हैं केयर ऑफ द डिसीजन, इसमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए पोटेंशियल हो, पेशेंट के आउटकम के लिए पोटेंशियल हो, इस तरीके से हमको पेशेंट की केयर करना है। राइट, सो इंक्लूडिंग द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो, पेशेंट का जो आउटकम है वो भी आपका इंक्रीज हो, केयर अलाइन विद द इथिकल स्टैंडर्ड, जो भी हम केयर दे रहे हैं वो इंश्योर करें कि वो हमारे इथिकल गाइडलाइन को फॉलो कर रही हो, अनइथिकल कोई भी प्रैक्टिस ना करें, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग रिक्वायर जो इथिकल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप करें। राइट, जो आपके नॉर्म में, आपके इथिक्स में नहीं है, इथिक्स के आपके खिलाफ है, जो लीगल नहीं है, ऐसी कोई भी प्रैक्टिस करने से बचें, विदाउट कंसर्न फॉर्म के कोई भी प्रैक्टिस न करें, अदरवाइज आपके प्रोफेशन पर, आपके करियर पर लॉन्ग टर्म कॉस्ट हो सकती है। सो जो पेशेंट के लिए नेसेसरी है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ आउटकम के लिए नेसेसरी है, पेशेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए नेसेसरी है, वही केयर पेशेंट को आप प्रोवाइड करें एज पर नॉर्म, एज पर इथिक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द केयर। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ केयर? Caring for an unconscious patient require vigilance, empathy, and professionalism. Proper assessment and intervention can significantly impact patient outcome. Alright. So importance of care, importance of care. Conclusion. Here is the last slide. Here is the conclusion. Let's quickly sum up of that. हमने अभी तक जो भी पढ़ा क्विकली हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ द केयर के बारे में, क्या क्या है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ केयर हो सकता है। केयरिंग फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट रिक्वायर विजिलेंस, एम्पैथी एंड प्रोफेशनलिज्म। प्रॉपर असेसमेंट एंड इंटरवेंशन कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पेशेंट आउटकम। ऑलराइट, सो पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर रिक्वायर होती है आपकी विजिलेंस, सिंपैथी के साथ, पेशेंट को सुपरविजन में रखते हुए, पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए, आउटकम को फर्स्ट प्रायोरिटी देखते हुए, प्रोफेशनलिज्म का यूज़ करते हुए, प्रॉपर पेशेंट को असेसमेंट करना, प्रॉपर इंटरवेंशन करना, इथिकल प्रैक्टिस का यूज़ करते हुए, पेशेंट का जो भी आउटकम है वो आउटकम पॉजिटिव वे में आना चाहिए, उसका आउटकम को ध्यान में रखते हुए, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए, पेशेंट को जो भी इंडिविजुअलाइज नेसेसरी केयर है उसका इम्प्लीमेंट करना
सेकेंड वन इज दी कंटिन्यूस एजुकेशन, पेशेंट को कंटिन्यूसली एजुकेट करना। हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड इंगेज इन ऑनगोइंग एजुकेशन अबाउट द लेटेस्ट प्रैक्टिस इन अनकॉन्शियस पेशेंट केयर, इन्हांसिंग देयर स्किल एंड नॉलेज। कंटिन्यूसली एजुकेट, खुद को भी एजुकेट करना, साथ ही साथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड इंगेज ऑनगोइंग एजुकेशन। देखो हेल्थ केयर एक इस तरीके का सेक्टर होता है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन चेंजेस आता रहता है। तो यू हैव टू करंट जो नॉलेज है अप टू डेट आपको नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, लेटेस्ट प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना इन अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर में, इन्हांस करना अपनी स्किल को एंड नॉलेज को, ताकि हम अप टू डेट नॉलेज और बेटर केयर हम पेशेंट को दे पाएँ। पेशेंट सेंटर फोकस, पेशेंट को सेंटर्ड में रखते हुए जितने भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं उनको आपको फोकस में रखना, पेशेंट की प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए। ऑलवेज मेंटेन अ पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, considering the individual need and value of the patient and their family during the care process। एट दैट टाइम जब आपका पेशेंट एडमिट है, पेशेंट की जब आप केयर कर रहे हैं, पेशेंट को सेंटर में रखते हुए, पेशेंट की नीड वैल्यूज़ को सेंटर में रखते हुए और पेशेंट की फैमिली को भी ध्यान में रखते हुए जो भी आप केयर प्रोसेस कर रहे हैं वो उसको इंडिविजुअलाइज अप्रोच करना, पेशेंट को सेंटर्ड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को केयर देना। अनकॉन्शियस पेशेंट में जो मेन केयर होती है वो होती है आपकी बॉडी की केयर। बॉडी के केयर के साथ साथ आपका वाइटल साइन हो गया, वाइटल साइन के साथ साथ आपका जो है वो आपका स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, ईयरवे को मेंटेन करना, राइट। सो ईयरवे को चेक करना, ईयरवे पेटेंसी को मेंटेन करना, सक्शनिंग करना, पेशेंट की न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, पेशेंट की डेली लिविंग एक्टिविटी लाइक ग्रूमिंग हो गया, पर्सनल केयर हो गया, स्किन इंटीग्रिटी हो गया, ब्रीसिंग हो गया, राइट, ओरल केयर हो गया। तो ये सारी केयर को मेंटेन करना, स्किन केयर को मेंटेन करना, स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, पेशेंट को रेगुलरली रीपोजिशनिंग करना, हर एक 3 आवर में पेशेंट की पोजीशन चेंज कराना, पेशेंट को इटरनल न्यूट्रिशन देना, उसको आरटी फीड से न्यूट्रिशन देना, ताकि उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो कंटिन्यूसली मेंटेन हो पाए और उसकी वो जो रिकवरी है उसमें भी वो फास्ट हो पाए, क्विकली पेशेंट आपका रिकवर कर पाए। पेशेंट को सेंटर में रखते हुए, इथिकल प्रैक्टिस करते हुए, सारी चीज़ों को पेशेंट को इन्फॉर्म करके, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करके, कंसेंट लेकर के ही आप सारी प्रोसीजर को कंटिन्यूसली फॉलो करें। ऑलराइट, सो आज की इस क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज, टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, थैंक यू।